सभी स्टूडेंट्स और ऑडियंस को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम अपकृत्य विधि के परिचय के संबंध में कुछ बातें करेंगे और इन चीज़ों की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अपकृत्य एक विधि है। अपकृत्य एक विधि है, अर्थात अपकृत्य की भांति और भी अनेक विधियां पाई जाती हैं। इसे लॉजिकली हम यूं समझ सकते हैं जैसे ये विधि का आरेख है और विधियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं और इन्हीं अनेक प्रकारों में से एक प्रकार है अपकृत्य। इसका मतलब ये है कि विधि की अनेक शाखाएं हैं और उन अनेक शाखाओं में से एक विधि है अपकृत्य विधि। दूसरा सवाल हम जो डिस्कस करेंगे वो है विधि का वर्गीकरण। विधि का वर्गीकरण उद्देश्य आधारित होता है। विधि का वर्गीकरण उद्देश्य आधारित होता है। इसका मतलब यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, या यूं कह सकते हैं कि विधि की प्रत्येक विशिष्ट शाखा का अपना एक विशेष मोटो होता है, एक विशेष मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक कॉमन बात है कि विधि की शाखा चाहे कोई सी भी हो, विधि का मूल उद्देश्य अपकारों का रेगुलेशन करना है। अपकारों का रेगुलेशन करना है। अपकारों का रेगुलेशन करना है। अब एक नया सवाल हमारे लिए उत्पन्न होता है कि लॉ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपकारों को मीन्स रॉन्ग्स को, अपकारों मीन्स रॉन्ग्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। एक है क्रिमिनल रॉन्ग और दूसरा है सिविल रॉन्ग। तो इस वर्गीकरण में अपकृत्य विधि का स्थान या संबंध जो है वो सिविल रॉन्ग से है। लेकिन सिविल रॉन्ग्स के साथ यदि हम इस विधि का संबंध स्थापित करके देखना चाहें तो कंक्लूजन हमारे पास ये है कि सभी सिविल रॉन्ग जो है वो अपकृत्य से बिलोंग नहीं करते, अपितु सत्य ये है कि सिविल रॉन्ग्स का अध्ययन या सिविल अपकारों का अध्ययन अपन अनेक विधियों में करते हैं और उन्हीं अपकारों में से कुछ का अध्ययन अपन अपकृत्य विधि में करते हैं। कौन से सिविल रॉन्ग्स का अध्ययन अपन अपकृत्य विधि में करते हैं, इसकी पहचान हम तभी कर पाएंगे जब हम अपकृत्य के मीनिंग, नेचर एंड डेफिनेशंस का पूर्णतः अध्ययन कर चुके होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस चीज़ को डिस्कस करना चाहेंगे वो चीज़ इस विधि की इस शाखा के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स पर है। जैसे अभी पहला फंडामेंटल एलिमेंट हमारे सामने निकल कर ही आया कि अपकृत्य
एक सिविल अपकार है। अपकृत्य एक सिविल अपकार है। इसका मतलब ये है कि सभी सिविल अपकार अपकृत्य विधि में नहीं आते, बल्कि सिविल अपकारों में से कुछ अपकार ऐसे हैं जो अपकृत्य विधि में आते हैं। दूसरी बात, हम जो इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इससे पहले हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस विधि का इतिहास क्या है। देखो, प्रत्येक विषय का वर्तमान स्वरूप जो है वो उसके इतिहास पर निर्भर रहा है। तो दूसरी जो खास बात इसमें हमें देखनी है कि अपकृत्य विधि का अपना एक इतिहास है। अपकृत्य विधि का अपना इतिहास है। अपकृत्य विधि का अपना एक इतिहास है। देखो, किसी भी विषय का वर्तमान स्वरूप जो है वो उसके इतिहास का परिणाम होता है और उसके भविष्य की जड़ें होती है। तो आज हम जिस जगह या जिस समय यहाँ इस सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, तो हमें इसका अनुमान तीनों कालों के संदर्भ में लगाना होगा कि अपकृत्य विधि का इतिहास क्या रहा है, आज इसका स्वरूप क्या है, और धीरे धीरे समय के साथ इसमें किस प्रकार के परिवर्तन की मांग हमारे सामने आ रही है। हर विषय की बातें अपकृत्य विधि भी इन तीनों बातों पर चर्चा की मांग करती है। तो हम इस विधि के इतिहास की अगर चर्चा करें तो इस विधि का इतिहास जो है उसका हम काल विभाजन करके देखेंगे। और अपकृत्य विधि का काल विभाजन जो है वो दो भागों में या दो स्तरों में किया जाता है। तो देखो, अपकृत्य विधि का इतिहास जो है उसको अपन दो भागों में क्लासिफाई करके देखेंगे। पहला पार्ट जो है वो है अपकृत्य विधि का प्रारंभिक काल। अपकृत्य विधि का प्रारंभिक काल। और दूसरा जो है वो है अपकृत्य विधि का आधुनिक काल। अपकृत्य विधि का आधुनिक काल। आधुनिक काल। इतिहास की इस यात्रा को हम अगर लीगल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसे हम दो लैटिन मैगजीम्स या दो लैटिन सूत्रों के सहारे समझ सकते हैं, जिनमें पहला लैटिन मैगजीम है यूबी रेमेडियम यूबी रेमेडियम आईबी जस। यूबी रेमेडियम आईबी जस। दूसरा है यूबी जस आईबी रेमेडियम। आईबी रेमेडियम। इन दोनों लैटिन मैगजीन्स को समझने के लिए इनमें जो टर्म्स यूज की गई हैं उनको हम देख सकते हैं। जैसे यूबी का अर्थ है जहां, रेमेडियम का अर्थ है उपचार, आईबी का अर्थ है वहां, और जस का अर्थ है अधिकार। जहां उपचार है वहां अधिकार है।
ये पहली लैटिन मैगजीम है जो अपकृत्य विधि के प्रारंभिक काल का महत्वपूर्ण आधार रहा है, जिसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को विधि में जहां कहीं भी उपचार उपलब्ध है वहीं उसके अधिकार उद्भूत होते हैं। इसका मतलब ये है कि अधिकार जो है वो उपचार के रिजल्टेंट या परिणाम है, या यूं कह सकते हैं कि राइट जो है वो रेमेडी पर डिपेंड करता है, और जहां रेमेडी नहीं है वहां हम किसी प्रकार के राइट की चर्चा नहीं करते। ये निष्कर्ष किसका है? अपकृत्य विधि के प्रारंभिक काल का। आधुनिक अपकृत्य विधि जो है वो ये कहती है कि यूबी जस आईबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। मीन्स ये बिल्कुल पहली मैगजीम से विपरीत है। पहली मैगजीम जो ये कहती है कि उपचार के अभाव में अधिकार की परिकल्पना करना व्यर्थ है, उसी प्रकार दूसरी मैगजीम ये कहती है कि अधिकार के अभाव में उपचार की परिकल्पना करना बेकार है। अर्थात अधिकार है तो ही हम इस विधि में उपचार की बात करेंगे। अगर हमारा कोई राइट ही उद्भूत नहीं होता तो अपकृत्य विधि में हमारे लिए कोई रेमेडी नहीं है। तो इस प्रकार हम अपकृत्य विधि के इतिहास को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला प्रारंभिक भाग जिस लैटिन मैगजीम पर निर्भर करता है वो है यूबी रेमेडियम आईबी जस, और आधुनिक अपकृत्य विधि का जो काल है वो इस सूत्र पर डिपेंड करता है यूबी जस आईबी रेमेडियम, मीन्स जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो इन दोनों लैटिन मैगजीम्स के सहारे हम अच्छी तरह से अपकृत्य विधि के इतिहास को समझ सकते हैं। दूसरी बात, जैसे किसी भी सब्जेक्ट की विकास यात्रा को समझने के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण टर्म्स होती हैं। पहली टर्म होती है उस टाइटल या शीर्षक का वर्बल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ, और दूसरा होता है उस टाइटल का मीनिंग। देखो, वर्बल मीनिंग कभी भी किसी सब्जेक्ट का बदलता नहीं है। वर्बल मीनिंग का किसी भी शब्द के उस आशय से, उस तात्पर्य से लिया जाता है जब पहली बार वो शब्द एनसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी में लॉन्च किया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी शीर्षक का शाब्दिक अर्थ उसका पहला अर्थ होता है जो कभी नहीं बदलता। तो वर्बल मीनिंग उस सब्जेक्ट की, उस विषय वस्तु की ओर इंगित करता है जो कतई परिवर्तनशील नहीं है। दूसरी बात अपन करते हैं मीनिंग की, अर्थ की। ये किसी भी सब्जेक्ट के वर्तमान स्वरूप को बताता है, और अपकृत्य विधि का स्वरूप भी जो है वो समय के साथ बदलता है। जैसे अपन कहते हैं कि परिवर्तन एक शाश्वत नियम है, और दुनिया की कोई विषय वस्तु ऐसी नहीं है जो स्टेबल है, स्थायी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रकृति की हर चीज मोबिलिटी में है। ठीक ऐसा ही अपकृत्य विधि के साथ भी है कि अपकृत्य विधि में भी गतिशीलता पाई जाती है। इस गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए हम अपकृत्य विधि के मीनिंग को समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी विषय का शाब्दिक अर्थ उसका पहला अर्थ है, या पहली बार जब उसे डिक्शनरी में लॉन्च किया जाता है उस वक्त उसका क्या मीनिंग होता है, और अर्थ उसकी वर्तमान स्थिति को बताता है। वर्तमान, तो किसी भी सब्जेक्ट का इनिशिएट मीनिंग जो होता है वो वर्बल मीनिंग होता है, और प्रेजेंट मीनिंग जो होता है वो उसका अर्थ होता है। ये समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। ऐसा ही कुछ अपकृत्य विधि के साथ भी हुआ है।
जैसे अभी इसकी ऐतिहासिक विकास यात्रा में मैंने आपको बताया कि पहले अपकृत्य विधि जो है वो यूबी रेमेडियम आईबी जस पर डिपेंड थी, और आज की अपकृत्य विधि जो है वो यूबी जस आईबी रेमेडियम पर डिपेंड करती है। तो ये इस सब्जेक्ट की विकास यात्रा या इसके मीनिंग में बदलाव का ही एक नतीजा है। तो यहां इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस शब्द की चर्चा करनी होगी, टॉर्ट। टॉर्ट को हिंदी में अपन अपकृत्य कहते हैं। टॉर्ट को हिंदी में अपन अपकृत्य कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपकृत्य हिंदी का एक शब्द है जो फ्रेंच भाषा के टॉर्ट शब्द का अनुवाद है। यह शब्द टॉर्ट किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। और ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के टोर्टम शब्द से बना है। टोर्टम शब्द से बना है। ये है फ्रेंच शब्द, ये है लैटिन शब्द, और इसके लिए हम आधुनिक इंग्लिश में लेते हैं रॉन्ग शब्द को। हिंदी में इसे अपन कहते हैं अपकृत्य। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में इसके लिए जिन शब्द यूज किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसके लिए जिन शब्द यूज किया जाता है। तो इसी प्रकार रोमन भाषा में इसे डेलिक्ट, रोमन भाषा में इसे डेलिक्ट, तो इसे इस प्रकार हम अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। देखो, फ्रेंच में इसे टॉर्ट कहा, लैटिन में इसे टोर्टम कहा, इंग्लिश में इसे रोंग कहा, हिंदी में इसे अपकृत्य कहा, संस्कृत में इसे जिन कहा, रोमन में इसे डेलिक्ट कहा। चाहे हम किसी भी भाषा में इस शब्द की चर्चा करें, ये शब्द अपना एक ऐसा सामान्य अर्थ रखता है जिसे हम वर्बल मीनिंग के तौर पर टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा या तोड़ा मरोड़ा या वक्र, ऐसे अनेक शब्द हैं। इसके लिए अपन हिंदी में अनुचित शब्द भी लिख सकते हैं। अनुचित, ये सारे शब्द इसके वर्बल मीनिंग के रूप में लिए जाते हैं। जबकि कानून की भाषा में या जब हम अपकृत्य विधि को विधि की एक शाखा पढ़ते हैं तो हमें इस शब्द का वो मॉडिफाइड मीनिंग लेना पड़ेगा जो कानून की नज़र में हमें लेकर इस सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। और वो मीनिंग ये है कि वे कार्य जो विधि ऋजु न होकर वक्र या विधि विरुद्ध है, वे कार्य जो विधिक या विधि ऋजु न होकर वक्र अर्थात विधि विरुद्ध है, वे अपकृत्य कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि विधि विरुद्ध कार्यों को अपकृत्य कहा जाता है। गौर से सुनने वाला सेंटेंस है। देखिए, इसमें बोला है ऐसे कार्य जो विधि ऋजु न होकर वक्र अर्थात विधि विरुद्ध है। ये मैंने आपको बताया है कि इसका वर्बल मीनिंग है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपकृत्य विधि का प्रारंभ हुआ था उस समय समस्त विधि विरुद्ध कार्यों को अपकृत्य की श्रेणी में माना गया था, या यूं कह सकते हैं कि अपकारों की सिविल और क्रिमिनल जैसी श्रेणियां नहीं थी, और सभी रॉन्गफुल कार्यों को अपकृत्य के नाम से संबोधित किया जाता था। या यूं कह सकते हैं कि अपकृत्य का शाब्दिक अर्थ है
इसे भी हम 2 परतों में या 2 लेयर में समझ सकते हैं। प्रारंभ में इसे उन सभी प्रकार के दोषों के लिए प्रयुक्त किया गया जो विधि विरुद्ध हो। इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र में सभी रॉन्गफुल कार्य अपकृत्य की श्रेणी में आते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात इसके वर्बल मीनिंग को थोड़ा मॉडिफाई करके इस प्रकार लिया गया कि हम उन्हीं विशिष्ट दोषों के लिए अपकृत्य शब्द को जोड़ सकते हैं जिनके साथ कार्रवाई का भाव निहित हो। कहने का मतलब है कि जिनके लिए हम एक्शन इन टॉर्ट की चर्चा कर सकते हैं, वो सभी रॉन्गफुल कार्य अपकृत्य में आ सकते हैं, और जिनके लिए अपकृत्य विधि में हम एक्शन नहीं ले सकते उन्हें हम अपकृत्य की श्रेणी में डिसाइड या अपकृत्य की श्रेणी से जोड़कर नहीं चल सकते। तो देखो, वर्बल मीनिंग को 2 परतों में समझाया जाता है। इनिशियली या प्रारंभ में या एब इनिशियो, जब सभी रॉन्गफुल कार्यों के लिए हमने इसको स्वीकार किया, तो आज हम रॉन्गफुल कार्यों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों के संबंध में ही स्वीकार करते हैं। अब रही बात इसके डेवलपमेंट की, तो देखो, प्रत्येक कानून का कोई न कोई उत्पत्ति स्थल होता है, कोई न कोई उत्पत्ति स्थल होता है, और वहाँ से वो कानून का जो होलिया है वो एक वैश्विक स्वरूप धारण करता है। तो जहाँ तक हम अपकृत्य विधि की चर्चा करते हैं, तो इसे डेवलप करने के पीछे जो योगदान है वो मुख्यतः इंग्लैंड के कॉमन लॉ को है। इंग्लैंड के कॉमन लॉ को है। कहने का मतलब यह है कि अपकृत्य विधि का प्रादुर्भाव या उसका आरंभिक जो विकास है वो इंग्लैंड के कॉमन लॉ द्वारा किया गया है। और जहां तक भारतीय अपकृत्य विधि का सवाल है, वो भी काफी हद तक इसी ब्रिटिश कॉमन लॉ के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए हमें अपकृत्य विधि को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका अध्ययन ब्रिटिश कॉमन लॉ में करना पड़ेगा, और या यूं कह सकते हैं कि भारत में अपकृत्य विधि के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए हमें काफी हद तक ब्रिटिश कॉमन लॉ में झांकना पड़ेगा। ब्रिटिश कॉमन लॉ में हम इस विधि के विभिन्न शीर्षकों को या कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करके अध्ययन करें। इससे पहले हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल और उभरता है, और वो सवाल अध्ययन करने के लिए या हमें डिसाइड करने के लिए अपकृत्य विधि के प्रचलित सिद्धांतों पर फोकस करना पड़ेगा। तो यहां देखो, अपकृत्य विधि के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। अपकृत्य विधि के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहले सिद्धांत को अपन अपकृत्य विधि का सिद्धांत, अपकृत्य विधि का सिद्धांत या विनफील्ड सिद्धांत कह सकते हैं। विनफील्ड सिद्धांत कह सकते हैं। दूसरे सिद्धांत को अपन कहते हैं अपकृत्यों की विधि का सिद्धांत। अपकृत्यों की विधि का सिद्धांत। अपकृत्यों की विधि का सिद्धांत, या इसको अपन सामंड सिद्धांत भी कह सकते हैं। सामंड सिद्धांत भी कह सकते हैं। देखो, ये एक वचन की भाषा में है, ये बहुवचन की भाषा में है। कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार
अपकृत्य एक विधि है और इस सिद्धांत के अनुसार अपकृत्यों की एक विधि है। तो पहले अपन इस सिद्धांत की बात करते हैं। तो विनफील्ड के सिद्धांत को अपकृत्य विधि का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है और विनफील्ड ने इस सिद्धांत में यह कहा कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध अपकृत्य के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है, फिर चाहे अपकृत्य विधि में उसके लिए पहले से कोई विशिष्ट शीर्षक मौजूद है या नहीं। देखो, इसका मतलब यह है कि यदि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसके लिए अपकृत्य विधि में वाद दायर किया जा सकता है। भले ही नुकसान पहुंचाने वाले उस कार्य को अपकृत्य विधि में किसी विशेष टाइटल जैसे हमला, प्रहार, उपेक्षा, आपराधिक षड्यंत्र, मानहानि ऐसे किसी शीर्षक में डिफाइन किया गया है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि नुकसान पहुंचाया है तो उसके विरुद्ध अपकृत्य विधि में वाद दाखिल किया जा सकता है। इस सिद्धांत को प्रसिद्ध विधि शास्त्री फ्रेडरिक पोलक ने सपोर्ट किया। फ्रेडरिक पोलक ने सपोर्ट किया, समर्थन किया। कहने का मतलब विनफील्ड की थ्योरी का या विनफील्ड के सिद्धांत का प्रबल समर्थक जिसे हम मान सकते हैं वो है विधि शास्त्री फ्रेडरिक पोलक। इस सिद्धांत की चर्चा विनफील्ड ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ टॉर्ट में की। लॉ ऑफ टॉर्ट में की। यह विधि का प्रथम सिद्धांत है जिसका सार यह है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए विधिक कार्यवाही की जा सकती है अपकृत्य विधि में, भले ही इसके लिए किसी विशिष्ट शीर्षक का उल्लेख हो या नहीं। अपकृत्य विधि का दूसरा सिद्धांत है अपकृत्यों की विधि का सिद्धांत, जिसको हम सामंड्स थ्योरी कह सकते हैं। और सामंड ने अपनी इस थ्योरी का उल्लेख अपनी पुस्तक लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किया। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में देखें तो सामंड के इस सिद्धांत का निष्कर्ष यह था कि अपकृत्य विधि में किसी भी रॉन्गफुल कार्य के लिए तभी दायित्व उद्भूत होता है जब उस अपकार का किसी एक या अधिक श्रेणियों में अपकृत्य विधि में समावेश किया गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए अपकृत्य विधि में दायित्व तभी उत्पन्न हो सकता है जब उस अपकार के लिए अपकृत्य विधि के भीतर किसी विशेष श्रेणी में उसका प्रावधान किया गया हो, चाहे वो हमला है, प्रहार है, आपराधिक षड्यंत्र है, मानहानि है, उपेक्षा है, अतिचार है, किसी न किसी श्रेणी में उसका उल्लेख होना जरूरी है। अगर किसी अपकार का उल्लेख अपकृत्य विधि में किसी विशेष शीर्षक में नहीं है तो उस अपकार के लिए अपकृत्य विधि में दायित्वों को विकसित नहीं किया जा सकता या दायित्वों को नहीं थोपा जा सकता। सामंड के इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक जो हैं वो है जेम्स स्टैनली ब्रॉस। जेम्स स्टैनली ब्रॉस इस सिद्धांत के संबंध में विनफील्ड ने व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक भाषा में ये कहा है कि सामंड का सिद्धांत कपोत खाने का सिद्धांत है, पिजन हॉल थ्योरी। पिजन हॉल थ्योरी यह शब्द यूज किया है, पिजन हॉल थ्योरी। अब देखो ये जो टाइटल है या
अपकृत्य विधि के जो दो सिद्धांत विकसित किए गए हैं, एक के प्रवर्तक विनफील्ड हैं और दूसरे के प्रवर्तक सामंड हैं, इन पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अपकृत्य विधि शीर्षक में इस विषय का अध्ययन किसने किया है? विनफील्ड ने। विनफील्ड की बात का समर्थन किसने किया है? फ्रेडरिक पोलक ने। इसके अलावा दूसरी बात, अपकृत्यों की विधि शीर्षक में टॉर्ट का अध्ययन किसने किया है? देन इसका उत्तर होगा सामंड। या यूं कि अपकृत्यों की विधि शीर्षक में सामंड ने जिस बात को डिस्कस किया है उसका समर्थन किसने किया है? तो इसका उत्तर बनेगा जेम्स स्टैनली ब्रॉस। अगला सवाल जैसे पूछ सकते हैं कि सामंड के अपकृत्य सिद्धांत को पिजन होल थ्योरी या कपोत खाने का सिद्धांत किसने कहा है? तो इसका उत्तर बनेगा विनफील्ड। देखो, कपोत खाने के सिद्धांत का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपकृत्य विधि के जो अलग अलग शीर्षक या टाइटल हैं वो पहले से एक विशिष्ट सांचे या खांचे का काम करेंगे, और यदि कोई अपकार उनमें से किसी सांचे या खांचे में फिट होता है तो ऐसे अपकार के लिए अपकृत्य विधि रेमेडी प्रदान कर सकती है। और यदि पूर्व से निर्मित ऐसे खांचों में कोई अपकार फिट नहीं बैठता है तो ऐसे अपकार के लिए अपकृत्य विधि रेमेडी प्रदान नहीं करती। लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक चीज और भी है। सामंड ने अपनी इस थ्योरी में ये बताया है कि इन खानों की संख्या आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये बात इस बात का संकेत है कि सामंड ने अपनी थ्योरी में फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। जैसे विनफील्ड की थ्योरी है, वो ओपनली सभी अपकारों को अपकृत्य विधि में स्वीकार करता है, चाहे वो अपकार किसी अपकृत्य की विशिष्ट श्रेणी में आता है या नहीं आता। जबकि ये आदमी ये कहता है, या यूं कहें कि सामंड ये कहता है कि अपकृत्य विधि में किसी अपकार के लिए रेमेडी तभी है जब वो अपकार अपकृत्यों की किसी विशिष्ट श्रेणी से संबंध रखती है। लेकिन वो अपने इस कथन से अपकृत्य विधि के स्कोप को संकुचित नहीं करता है, उसे लिमिट प्रदान नहीं करता है, और वो ये कहता है कि जरूरत के हिसाब से अपकृत्य विधि में शीर्षकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगर इस बात को विनफील्ड की थ्योरी के साथ कंपैरिजन दें तो सामंड का सिद्धांत भी अपकृत्य विधि में उतना ही विस्तृत स्कोप रखता है जितना कि विनफील्ड की थ्योरी। वो बिना शीर्षक के नए अपकारों को अपकृत्य विधि में स्वीकार करने के लिए दरवाजा खुला रखती है, जबकि सामंड की थ्योरी ये कहती है कि अपकृत्य विधि में किसी नए अपकार को तभी अनुमति प्रदान की जा सकती है जब वो पहले से कोई शीर्षक या टाइटल ग्रहण करके आएगा। अगर किसी अपकार का कोई विधि की नज़र में कोई टाइटल नहीं है तो उसे हम टॉर्ट में स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार ये जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत विनफील्ड और सामंड ने दिए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि हम अपकृत्य विधि को ठीक से अध्ययन तभी कर सकते हैं जब हम इसके पीछ सब्जेक्ट को टाइटल वाइज या शीर्षक वाइज अध्ययन करें। हम इन टाइटल्स या शीर्षकों का अध्ययन करें, इससे पहले हम अगली क्लास में अपकृत्य विधि की प्रकृति, उसकी विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं और उनसे ट्रेस आउट होने वाली विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 हम टॉर्ट के प्रत्येक शीर्षक को अध्ययन करेंगे। थैंक यू।